हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दानिश कुमार और ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एसोफेगस एंड स्टमक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसोफेगस की, तो एसोफेगस इज सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रेजेंट होती है फेरेंक्स और स्टमक के बीच में, या ऐसे कह सकते हैं ये फेरेंक्स को स्टमक से कनेक्ट करती है। और इसका जो काम होता है वो बेसिकली जो फूड माउथ में पार्शली डाइजेस्टेड हो गया है, बोलस की फॉर्म में आ गया है, उसको माउथ से बकल कैविटी से लेकर स्टमक तक पहुंचाना। इसकी जो कॉमन लेंथ होती है, एवरेज लेंथ इन एडल्ट, वो 25 सेंटीमीटर होती है। और इसके वॉल्स में 4 टाइप्स की लेयर्स होती हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। एक होती है म्यूकोजा, सबसे अंदर की तरफ, फिर होती है सब म्यूकोजा एंड देन मस्कुलरिस एंड फाइनली सीरोसा। जिसकी अंदर की लेयर होती है म्यूकोजा, उसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो खाना इसके अंदर से पास होगा वो ल्यूब्रिकेट होगा और आसानी से एसोफेगस से पास होकर स्टमक के अंदर चला आएगा। और इसके स्मूथ मसल्स जो होती हैं मस्कुलरिस में, एसोफेगस की मस्कुलरिस में जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसकी वजह से पैरासिलेटिक मूवमेंट होती है और उसी वजह से वो खाना डाउनवर्ड इनटू द स्टमक मूव कर पाता है। तो ये हमने सिंपल एसोफेगस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक इज़ अ पाउच लाइक ऑर्गन। एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है, ये मौजूद होता है जस्ट बिलो द एसोफेगस। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट साइड में होता है। मिसाल के तौर पे ये मेरा लेफ्ट साइड है एब्डोमिनल कैविटी का, तो इस जगह पे मौजूद होगा जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। और ये जो एसोफेगस होता है ये डायफ्राम के एक ओपनिंग के ज़रिए पास होता है, क्योंकि एसोफेगस ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पे डायफ्राम एक मस्कुलर शीट मौजूद होती है, उसके अंदर एक ओपनिंग होता है जिसके ज़रिए एसोफेगस नीचे की तरफ पास होता है। अगर हम स्टमक की, अभी इसका लोकेशन होगी, अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें, स्टमक का जो टोटल पहला पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली एसोफेगस से कनेक्ट होता है उसे कहा जाता है कार्डिया। कार्डिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिल्कुल हार्ट के करीब होता है। इसके और एसोफेगस के बीच में एक स्फिनिक्टर होता है जिसे कहा जाता है कार्डियक स्फिनिक्टर। ये जब खाना स्टमक के अंदर आएगा उस टाइम ये ओपन होगा और जैसे खाना अंदर आ गया ये बंद हो जाएगा। इसका काम क्या होता है? जब स्टमक के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, स्टमक विगरसली मूव करता है जिसकी वजह से खाना ऊपर जा सकता है वापस इनटू द एसोफेगस, लेकिन ये स्फिनिक्टर की वजह से स्फिनिक्टर बंद हो जाता है और खाना ऊपर नहीं जा पाता। तो ये कार्डियक स्फिनिक्टर का काम होता है खाने को एसोफेगस में जाने से रोकना। तो पहला पार्ट हो गया कार्डिया, जस्ट बिसाइड या जो कनेक्टेड होता है एसोफेगस से। दूसरा जो ये डोम शेप्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है फंडस। ठीक है, इसके फंक्शंस वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, कौन से इसमें ग्लैंड्स होते हैं, किस टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं और ये क्या काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो इसकी इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टमक का उसे कहा जाता है बॉडी ऑफ द स्टमक। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसमें जो मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं स्टमक के वो इसके अंदर होते हैं, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, म्यूकस वगैरह सब इस जगह पे सीक्रेट होता है। उसके बाद जो उसका लास्ट और फोर्थ पार्ट है उसे कहा जाता है पाइलोरस। ये जो फनल शेप पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है पाइलोरस। अगेन पाइलोरस के 2 पार्ट होते हैं, एक वो हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है और थोड़ा नैरो है, इसे कहा जाता है पाइलोरिक कैनल, और एक वो हिस्सा जो थोड़ा वाइड है और बॉडी ऑफ द स्टमक से कनेक्ट है, इसे कहा जाता है पाइलोरिक एंटरम। तो ये स्टमक के 4 पार्ट्स। इसके बाद हमने इसमें पढ़ना क्या है कि इसमें कौन कौन से सेल्स और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और क्या काम वो करते हैं, वो हम बाद में इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम इनके बॉर्डर की बात करें, इसके अंदर की तरफ एक स्मॉलर कर्व होता है जिसे कहा जाता है लेज़र कर्वेचर, और बाहर की तरफ एक बड़ा कर्व होता है जिसे कहा जाता है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व है, इसके कोई फंक्शंस वगैरह नहीं होते। उसके बाद स्टमक के अंदर की सरफेसेस में एक फोल्ड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं, और वो फोल्ड मौजूद होते हैं इन द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो बिल्कुल अंदर की लेयर है म्यूकोजा, उसके अंदर फोल्ड होते हैं और उन्हें कहा जाता है रुगी ऑफ द स्टमक।
और ये फोल्ड दो काम करते हैं। एक, इन फोल्ड की वजह से देखें, अगर सरफेस ऐसे स्मूथ होगी और ऐसे फोल्ड हैं तो फोल्ड में क्या सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इससे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। एक तो काम हो गया कि ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाती है, और दूसरा इसका काम ये है जब हम खाना का नॉर्मल हमारे स्टमक जो हमारी फिस्ट की साइज़ का होता है, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं हमारी स्टमक की साइज़ बढ़ती है और वो साइज़ जो बढ़ पाती है ना वो इन फोल्ड की वजह से बढ़ पाती है जिन्हें हम रुगी कहते हैं। ठीक है, तो रुगी का काम हो गया एक एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ाती है, और दूसरा जब स्टमक की एक्सपेंशन होती है तो उसमें ये हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा ये स्टमक के पार्ट्स हो गए। उसके बाद जैसे ही स्टमक ख़त्म होता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, उसके बीच में अगेन एक स्फिंक्टर होता है जो कि खाने को अनवांटेडली जब ज़रूरत ना हो तो आगे नहीं जाने देता, और यहाँ अगर खाना इसके अंदर मौजूद है तो वापस स्टमक के अंदर नहीं आने देता। इसको कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो जब जैसे ही खाना इसके अंदर आता है ये स्फिंक्टर और ये स्फिंक्टर दोनों बंद हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये स्फिंक्टर खाने को स्टमक के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टमक की जनरल एनाटॉमी होगी। अगर हम स्टमक की वॉल्स की डिटेल में स्टडी करें कि स्टमक के वॉल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये स्टमक की वॉल की है। अगर इसको हम डीपली माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें स्टमक की वॉल्स ऐसे दिखाई देंगी। तो ये वो हिस्सा है जो स्टमक के अंदर या ल्यूमन वाला साइड है और ये बाहर वाला साइड है। सबसे पहले 4 लेयर्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरेज एंड सीरोजा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लेयर है इसे कहा जाता है म्यूकोजा। म्यूकोजा के बिल्कुल अंदर जो लेयर होती है एक सरफेस एपिथेलियम होता है और वो एपिथेलियम होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये हो गया सिंपल अंदर वाली लेयर, ये होगी सरफेस एपिथेलियम विच इज़ सिंपल कॉलमनर, और यहाँ पे इसके बीच में एक कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है लेमिना प्रोपेडिया। इसका काम होता है जो एपिथेलियम है इसको होल्ड करना। तो ये हो गया सरफेस एपिथेलियम और उसके नीचे लेमिना प्रोपेडिया, और उसके नीचे थिन मस्कुलर लेयर होती है, बिल्कुल थिन 3 से 10 सेल्स की लेयर होती है, इसके जाता है मस्कुलरेज म्यूकोसी। ये तीनों लेयर्स मिल के बनाती हैं म्यूकोजा। उसके साथ हमने पढ़ा था कि म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं, उन ग्लैंड को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इनकी जो ओपनिंग्स होती हैं इन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक पिट्स। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं। इन डिप्रेशन को, इन होल्स को कहा जाता है गैस्ट्रिक पिट्स, और ये पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसके अंदर डिफरेंट म्यूकस सेल्स होते हैं, HCl सीक्रेट करने वाले सेल होते हैं और एंजाइम सीक्रेट करने वाले सेल भी मौजूद होते हैं। इसके अगर नीचे आए म्यूकोजा के बाद हमारे पास है सब म्यूकोजा। अगेन ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होती हैं। इनका जो काम होता है पूरे जो स्टमक की वॉल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद मस्कुलरेज। मस्कुलरेज स्टमक की इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि ये मैकेनिकल डाइजेशन में स्टमक जो फूड जाता है उसको मिक्स करने के लिए ये जो मस्कुलरेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। सबसे अंदर की जो मसल है उसे कहा जाता है ओब्लिक मसल। ओब्लिक मसल को अगर हम स्टमक के ऊपर से हम देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, दूसरी मसल्स होती है सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल हमें ऐसे दिखाई देगी। और तीसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल और वो हमें अलोंग द लेंथ ऑफ स्टमक ऐसे दिखाई देगी। तो ये टोटल 3 टाइप्स की मसल्स मिल के बनाती हैं मस्कुलरेज ऑफ द स्टमक। और इसमें जो ये ओब्लिक मसल है ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर होती है, ये आपको इंटेस्टाइन या एसोफेगस में नहीं मिलेगी। तो ये होगी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरेज। उसके बाद सबसे बाहर की जो लेयर है उसे कहा जाता है सीरोजा। इसे सीरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सीरोजा या सीरस मेम्ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर से एक फ्लूइड निकलता है जिसे कहा जाता है सीरस फ्लूइड। ये सीरम से मिलता जुलता फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड का जो काम होता है बेसिकली होता है जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, स्टमक ऐसे मूव करता है तो स्टमक और दूसरे ऑर्गन के बीच में फ्रिक्शन ना हो,
ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जो फ्लूइड सीरोजा सीक्रेट करती है। तो ये 4 लेयर्स हो गई और उसके थोड़े से काम हो गए। अभी हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन डिटेल कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड को। हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं और जो स्टमक के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें कौन से ग्लैंड ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं और कौन से सेल्स कम होते हैं। तो हमने क्या किया है, इस ग्लैंड के छोटे से पार्ट को इधर जूम करके हम देखते हैं। तो इसमें किस टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें होते हैं पैरिटल सेल्स। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के तकरीबन मिडिल रीजन में और थोड़े अपर रीजन में मौजूद होते हैं पैरिटल सेल्स। इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है और ये सीक्रेट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इनका काम क्या होता है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे होते हैं चीफ सेल्स। ये सारे जो ब्लैक कलर से बने हुए हैं ये चीफ सेल्स हैं। इन्हें ज़ाइमोजिन सेल्स भी कहा जाता है और इनका काम होता है पेप्सिनोजिन सीक्रेट करना और रेनिन सीक्रेट करना। पेप्सिनोजिन क्या है, ये पेप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है। इसको जब हम HCl देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और चेंज हो जाएगा पेप्सिन के अंदर। इसके साथ बिल्कुल बेस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक और सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। ये गैस्ट्रिक हार्मोन्स या डाइजेस्टिव हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिनमें आ जाते हैं हमारे पास गैस्ट्रिन एंड सीरोटोनिन। इनके फंक्शंस क्या हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 मेजर सेल्स होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं विच इज़ थ्रू आउट द स्टमक कॉमन होते हैं। अभी हमने किस रीजन में, स्टमक के किस रीजन में किस टाइप के सेल्स मौजूद हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस टाइप के मौजूद हैं, उसके हिसाब से हमने स्टमक के को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला रीजन जो है इसे कहा जाता है कार्डियक रीजन, या ये कार्डियक जो पार्ट होता है स्टमक का पहला पार्ट, उस रीजन को कहा जाता है फर्स्ट रीजन। इसके अंदर होते हैं कार्डियक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड्स आर कंसिस्ट ऑफ ओनली म्यूकोइड सेल्स, मतलब म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ। दूसरा जो रीजन होता है उसे वो रीजन मौजूद होता है फंडस और बॉडी में, और इनके अंदर जो एक्चुअल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो मौजूद होते हैं। उन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर और फंडिक ग्लैंड। इनके अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं, पैरिटल सेल्स भी होते हैं और चीफ सेल्स भी होते हैं। मतलब यहाँ पे म्यूकस भी सीक्रेट होगा, HCl भी होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी होंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट होंगे। ठीक है, इस वजह से इन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर। थर्ड रीजन जो है वो है पायलोरस रीजन। जो पायलोरस वाला पार्ट है उस रीजन को कहा जाता है थर्ड रीजन, और इसके अंदर होते हैं पायलोरिक ग्लैंड। इनके अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होते हैं म्यूकोइड सेल्स जो ऊपर कार्डियक रीजन में मौजूद थे, और दूसरे होते हैं जी सेल्स। जी सेल्स सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। तो अभी हमने पढ़े कि स्टमक के अंदर कौन से रीजन होते हैं और उन्हें किस टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े, डिफरेंट जो एंजाइम्स, इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl, इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही खाना, हमें खाने की स्मेल आए या हम खाने को देखें या एक्चुअल में खाना हमारे स्टमक में एंटर हो, किसी भी कंडीशन में क्या होगा, वेगस नर्व जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नर्व सप्लाई है वो ब्रेन को मैसेज सेंड करेगी। तो पहले वेगस नर्व वो मैसेज सेंड करेगी ब्रेन को। ब्रेन वापस ऑर्डर देगा, जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं इनको ऑर्डर देगा। जी सेल को ऑर्डर देगा कि आप गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करें। तो पहले हमने फूड को देखा या खाया, ब्रेन को मैसेज गया थ्रू द वेगस नर्व, और फिर ऑर्डर आया कि आप गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करें। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ऑर्डर देगा कि आप गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करें, गैस्ट्रिक जूस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा, और जैसे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा उसमें क्या सीक्रेट होगा, उसमें HCl आएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे, पेप्सिनोजिन और रेनिन होंगे। अभी देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है। इसके ऊपर जब HCl ऐड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन, और ये क्या करता है, ये प्रोटीन की डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
वो जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हैं उनको सिंपल प्रोटीन में, पेप्टोन्स में चेंज कर देगा। तो ये हो गया HCl और पेप्सिनोजन का काम। HCl का एक काम होता है पेप्सिनोजन को एक्टिव करना, उसके अलावा ये खाने को थोड़ा नरम भी करता है और जो खाने के अंदर जर्म्स वगैरह आते हैं उनको भी किल करता है। तो ये हो गया HCl का काम और पेप्सिनोजन का काम। उसके बाद दूसरा एंजाइम है रेनिन। रेनिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो भी माँ का दूध पीते हैं उनके अंदर सीक्रेट होता है, और रेनिन का काम होता है ऐसे प्रोटीन जैसे कैजिनोजिन प्रोटीन होते हैं उनके ऊपर पेप्सिन एक्ट नहीं करता या उनको पेप्सिन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए कैजिनोजिन को डाइजेस्ट करेगा पहले। वो एक्चुअल में सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं, सोल्यूबल को इनसोल्यूबल प्रोटीन में चेंज करेगा रेनिन, और फिर इनसोल्यूबल प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा पेप्सिन और उसको सिंपल पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो रेनिन का काम क्या होता है, मिल्क के अंदर जो इनसोल्यूबल प्रोटीन होते हैं उनको चेंज करना, सोल्यूबल प्रोटीन को इनसोल्यूबल प्रोटीन में चेंज करना। ठीक है, तो ये हो गया रेनिन का काम। ये एक केमिकल होता है जो सीक्रेट करते हैं पैरेटल सेल्स। इनका जो काम होता है वो होता है B12, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज ना हो तो भले आप विटामिन B12 इंटेक करें लेकिन वो आपके ब्लड में एंटर नहीं होगा क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और विटामिन B12 का जो काम होता है, इंपॉर्टेंट काम, वो होता है RBCs, रेड ब्लड सेल की मैच्योरेशन। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 आपकी बॉडी में, ब्लड में एंटर नहीं होगा, जिसकी वजह से RBCs मैच्योर नहीं होंगे और इस वजह से एनीमिया हो सकती है। उसके अलावा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन इंट्रिंसिक फैक्टर का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर HCl जिसकी pH स्टमक के अंदर होती है 1.5 से 2 तक, तो ये हमारी म्यूकोजा को, जो कि एक सरफेस हैं, सेल्स हैं, लिविंग स्ट्रक्चर है, उसको डैमेज क्यों नहीं करती। तो इसकी वजह ये है कि जो ये म्यूकोइड सेल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक मौजूद होते हैं, वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं और म्यूकस के अंदर होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस, और वो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं, HCl को मिक्स HCl के साथ मिक्स होके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस वजह से HCl हमारी म्यूकोजा को डैमेज नहीं कर पाता। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, जो म्यूकस है वो या तो कम प्रोड्यूस होता है या उसमें बाइकार्बोनेट आयन की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, जो HCl है हमारे म्यूकोजा को डैमेज करना स्टार्ट करता है और फिर बनते हैं, उसके ऊपर ज़ख्म हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्सर्स। तो अल्सर कब बनते हैं, जब HCl और बाइकार्बोनेट आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ना करें और HCl की क्वांटिटी बढ़ जाए और वो म्यूकोजा को डैमेज करना स्टार्ट कर दे। तो ये होगी डिफरेंट पार्ट्स, उनके डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Thank you.